चलो वेक्टर्स एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से सबसे पहला तो ये जो चैप्टर है वो मैकेनिक्स का ब्रांच है। अब मैकेनिक्स का मतलब क्या है कि मटेरियल बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं जिसका स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम होता है। सिंपली आप कह सकते हो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल बॉडीज एट वेरी लो स्पीड। एट वेरी लो स्पीड का मतलब वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल बॉडीज मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम हो वैसे मटेरियल बॉडीज का जो मोशन होगा उसी को हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। इसलिए जब भी मैकेनिक्स की बात करते हैं तो यहां पर यही चीज समझना है कि ये मटेरियल बॉडीज के बारे में स्टडी होगा जिसका स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम होगा। एज फॉर एग्जाम्पल प्रपल्सन ऑफ रॉकेट को जब लॉन्च करते हैं या कहीं भी वाटर वेव्स का प्रोपेगेशन हो, साउंड वेव्स का प्रोपेगेशन हो, ये सारा एग्जाम्पल मैकेनिक्स का है। तो जैसे हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करते तो हमारे जो मेजर ब्रांचेस हैं जलावंत में, उसे पहला ब्रांच हमारा मैकेनिक्स होता है। पहला ब्रांच मैकेनिक्स है। दूसरे ब्रांच में हम लोग आ जाते हैं, जो सेकेंड बुक जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स होगा। ये सब एक कॉमन ब्रांच की बात कर रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो जाएंगे। ये सब डिफरेंट ब्रांचेस हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेव्स एंड ऑसिलेशन। बहुत सारे ऐसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, वेव्स एंड ऑसिलेशन। तो ये डिफरेंट ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। तो यहां पर पहला हम लोग टॉप ब्रांच जो स्टार्ट करेंगे वो मैकेनिक्स में ही हमारा वेक्टर वगैरह ये आएगा, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, लॉज ऑफ मोशन, ये सब इसी ब्रांच में आएगा। ठीक है, तो ये मैकेनिक्स, इसमें नोट करने की जरूरत नहीं है, वीडियो को आपको देखना है और पीडीएफ भेज दिया है, उसको भी आज भेज देंगे। तो इसमें हमको बेसिकली इसके डेफिनेशन को जानना है। अब आ जाए नेक्स्ट। रिकॉर्डिंग हो रही है, वो लोग कल बात कर लेंगे। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं। मैकेनिक्स को हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट में यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला हमने जो सिंपली बताया कि जो वेक्टर में हमने स्टार्ट किया, सबसे पहला मैकेनिक्स है। ये ब्रांच जिसमें कि हम लोग मटेरियल बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं जिसका स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में यदि देखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट से काफी स्मॉलर होता है। हाँ, तो यहां पर हमने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे तो मटेरियल बॉडीज का स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम होगा। वो ब्रांच हमारा मैकेनिक्स होगा। इसमें हम लोग कहते हैं जो रॉकेट को हम लोग लॉन्च करते हैं तो प्रपोर्शन ऑफ रॉकेट के जो फ्यूल है, जो उसके गैसेस बर्न होते हैं, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब एक्शन और रिएक्शन पर बेस्ड है। प्रोपेगेशन ऑफ वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, ये सब एग्जाम्पल है मैकेनिक्स में। तो मैकेनिक्स में सारे ब्रांच आ जाएंगे। अब इसमें कौन कौन सा पार्ट आएगा इसी को यहां पर हम बता रहे हैं। बेसिकली 3 पार्ट आएगा। एक स्टैटिक्स होगा। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी। कोई भी बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब स्टेशनरी है, कैमरा से कनेक्टेड हो।
तो यहां पर यही लिखा, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। जैसे आप हम रेस्ट में बैठे, इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका नाम क्या आएगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम समझ रहे हो? समझते हो इक्विलिब्रियम टर्म को? नहीं। आप बैठे हुए हो, आपका वेट नीचे लग रहा है, तो एक फोर्स ग्राउंड से या बेंच से ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो हम बैठे हैं तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कोई भी बेंच स्टेशनरी है रेस्ट में, तो इसको क्या कहेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्यों? बेंच का वेट नीचे लगेगा और बेंच और फ्लोर से जो नॉर्मल फोर्स ऊपर लगता है वो एक दूसरे को बैलेंस करता है। क्लियर? उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब हम लोग चलते हैं तो डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्यों डायनामिक इक्विलिब्रियम? जब हम लोग फॉरवर्ड बढ़े तो हमारे पैर से एक रिएक्शन एग्जर्ट हुआ या एक्शन, और फ्लोर के द्वारा, ग्राउंड के द्वारा रिएक्शन। इसका मतलब हमारा फॉरवर्ड मोशन को बैलेंस कौन करेगा? बैकवर्ड मोशन। तो उसको क्या कहेंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? तो बॉडी जब स्टेशनरी रहेगा तो उस ब्रांच को हम लोग क्या नाम देंगे? स्टैटिक्स नाम देंगे। ठीक। दूसरा ब्रांच बन जाएगा डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। डायनामिक्स का मतलब मोशन। ठीक। तो क्या कहता है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, और ऊपर क्या बता रहा है? मोशन ऑफ रेस्ट। मोशन नहीं, बॉडी एट रेस्ट। और यहां पर क्या बता रहा है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन देखो इसमें क्या लाइन लिखा हुआ है लास्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉज ऑफ दियर मोशन। मोशन का रीजन बताना पड़ेगा आपको, बिना रीजन के नहीं होगा। समझ में आ गया? इसका मतलब जैसे मान लो कि आपने किसी कार को एक्सेलरेट किया, बाइक को एक्सेलरेट किया, तो आपको बताना पड़ेगा कि बाइक में जो एक्सेलरेशन हुआ किसके कारण हुआ। या तो ड्राइवर ने एक्सेलरेट किया, या इंजन ने एक्सेलरेट किया, मतलब एक्सटर्नल एजेंट ने किया। ये रीजन बताना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा डायनामिक्स। अब आप रीजन नहीं बताओगे तो वो बन जाएगा काइनेमेटिक्स। इसलिए काइनेमेटिक्स का मतलब इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरेशन द कॉज ऑफ मोशन। इसमें कोई रीजन नहीं बताना, सिंपल, अ कार इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, हो गया, काइनेमेटिक्स बन गया। समझ में आ गया? अब हमारे पास एक ही ब्रांच हम लोगों को पढ़ना है। स्टैटिक्स, डायनामिक्स मैथमेटिकल पार्ट है। ये मैथ्स का एप्लीकेशन पहले पढ़ा जाता था, अब वो नहीं है। हम लोगों को सिर्फ क्या पढ़ना है? काइनेमेटिक्स पढ़ना है। हम लोग कार को भी पिक्चर में दिखा देंगे, तो इतना बड़ा ट्रेन को यहां दिखा देंगे, पॉइंट साइज कर दिखा के उसका सारा ट्रीटमेंट कर लेंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? ब्रांच काइनेमेटिक्स हो जाएगा। यहां तक क्लियर? तुमको एकदम विदाउट एनी हेजिटेशन पूछना है। यहां तक क्लियर है? ठीक। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट। अब मोशन के कितने टाइप, मोशन के टाइप को बताना है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं, हम लोग भी मूव करते हैं, एक बर्ड भी मूव करता है, ठीक। एक पार्टिकल सर्कुलर पाथवे भी चलता है, एक इंसेक्ट का भी मूवमेंट है, बर्ड फ्लाई कर रहा है, काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, गैस मॉलिक्यूल का भी मोशन है। तो सारे मोशन को हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में डालेंगे। तो पहला कैटेगरी होगा वन डायमेंशनल मोशन, दूसरा कैटेगरी होगा टू डायमेंशनल मोशन, और तीसरा थ्री डायमेंशनल मोशन। अब वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होगा?
ये समझते हैं। वन डायमेंशनल मोशन सिंपल, डेफिनेशन छोड़ दो, पहले इसको समझने की कोशिश करो। हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट है? 3 कोऑर्डिनेट, जो हम लोगों को डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। कहोगे सर कैसे? ये मकान बना कैसे? ये रूम कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है? देखो ध्यान से, ये फ्लोर का एक्स, ये वाई, और पिलर क्या है? जेड है। तो 3 कोऑर्डिनेट से बना है। समझ में आ गया? कैरम बोर्ड भी खेलते हो, ठीक? तो कैरम बोर्ड एक्स वाई, और जब होल में चले जाता है तो वो जेड डायरेक्शन बन जाता है। तो होल तो चूंकि नीचे बना हुआ, नहीं तो होल को रखो तो कॉइन नीचे फॉल करेगा, तो वो क्या होगा? जेड डायरेक्शन हो गया। समझ में आ गया? इसका मतलब यहां पर 3 कोऑर्डिनेट है, एक एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। ठीक, 3 डायरेक्शन। अब यदि कोई ऑब्जेक्ट सिंपल यहां से मूव करके यहां चलाया, तो इसका कोऑर्डिनेट कौन बदलेगा? कौन सा कोऑर्डिनेट बदलेगा? मान लो ए से ये पार्टिकल मूव करके बी तक आ गया, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है। मान लो एक्स का वैल्यू यहां पर 2 और यहां पर एक्स का वैल्यू 4। इसका मतलब सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है, वाई नहीं बदल रहा है, जेड नहीं बदल रहा है। ठीक, दूसरा एग्जांपल, आप यहां पर बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो गए और यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। ये बॉल ड्रॉप होते होते यहां आ गया। ये कौन सा डायरेक्शन है? वाई। वाई का वैल्यू मान लो यहां पर 0 और यहां आकर के 5 मीटर आ गया। कौन सा कोऑर्डिनेट बदला? सिर्फ वाई, मतलब एक ही। या तो एक्स बदल रहा है, कितने में? एक्स वाई जेड में। यहां कौन सा बदल रहा? वाई बदल रहा है, कितने में? एक्स वाई जेड में। क्या डेफिनेशन बन गया? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट, ओनली वन कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पोजीशन ऑफ पार्टिकल को यह बताता है। समझ में आया? ठीक, आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 कोऑर्डिनेट से के रेस्पेक्ट में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बताता है। देखो क्या लिखा है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन इफ ओनली वन, मीन्स इधर एक्स और वाई आउट ऑफ एक्स वाई जेड, specifying the position of the object changes with respect to time। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। एक ऑब्जेक्ट का मोशन किधर? स्ट्रेट लाइन। आ गया समझ में? क्लियर? 100%। ऐसे ही नोट्स बना लेना है वीडियो को देखकर, ठीक है? और पीडीएफ में भी है, दोनों में। चलिए अब आ जाए, सेकेंड आ जाए, 2 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल हो गया, सॉरी वो रिमोट से। 2 डायमेंशनल मोशन। अब 2 डायमेंशनल मोशन क्या है? सिंपल, हम एक एग्जांपल ले रहे, सर्कुलर। सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक? अब यहां पर ये हमारा एक्स हो गया, ये नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। पार्टिकल यहां पर है, क्या कोऑर्डिनेट लिखोगे? एक्स वाई, गुड। पार्टिकल यहां पर है, क्या कोऑर्डिनेट लिखोगे? वाई। यहां पर है, क्या लिखोगे कोऑर्डिनेट? यहां पर कितने कोऑर्डिनेट यूज किया? 2, एक्स और वाई, जेड नहीं आया। इसका मतलब मोशन ऑन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 2 डायमेंशनल इफ ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स
स्पेसिफाइंग द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसलिए कोई भी पार्टिकल का मोशन यदि 2 डायमेंशनल है तो 2 ही कोऑर्डिनेट उसके पोजीशन को स्पेसिफाई करता है। समझ में आ गया? इसलिए 2 कोऑर्डिनेट जब होगा तो क्या बनेगा? 2 डायमेंशनल। और ये जो x और y है 2 कोऑर्डिनेट मिलके जब भी एक्स वाई हो या एक्स डैश वाई डैश हो, कुछ भी, सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट, इन सब को मिला के प्लेन बनाते हैं। इसको हम लोग प्लेन कहेंगे। इसलिए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन का मतलब हो गया सर्कुलर पाथ, सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, प्लैनेट का रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, ये सारे 2 डायमेंशनल बन जाएंगे। 2 कोऑर्डिनेट जब बनाओगे तो वो क्या बनेगा? प्लेन बनेगा। और प्लेन में सारे 2 डायमेंशन हो गए। ये भी प्लेन है। आप ऐसे जाओगे x और फिर 90 डिग्री पर मूव करोगे y, फिर 90 डिग्री पर आ जाओगे x, फिर 90 डिग्री पर y। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? प्लेन। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन पेपर। हॉरिजॉन्टल लाइन x, मार्जिन y, प्लेन बन गया। प्लेन शीट कहते हैं ना। ये सब क्या है? 2 डायमेंशन के एग्जाम्पल है, मतलब प्लेन का एग्जाम्पल है। क्लियर? आ गया समझ में? तुमको थोड़ा इनर्जेटिक, देखो हम बुढ़ा आदमी इनर्जेटिक है, तो तुम लोगों को तो और इनर्जेटिक होना चाहिए। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट, 3 डायमेंशनल मोशन। अब 3 डायमेंशनल मोशन को समझते हैं। स्पेस वगैरह ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट, समझने का बेस्ट एग्जाम्पल जो सबको क्लास में पढ़ाया भी था। जैसे सब लोग पतंगबाजी करते हो तो हम लोग लटाई कहते हैं, यहां भी वही कहते हैं। थ्रेड है, पतंग वहां, इसका मतलब ये वाई, और यहां आप है लटाई लेके, यहां से ये एक्स, और ये आपका थ्रेड आपके हाथ में है, ये जेड। कितने कोऑर्डिनेट आपने इस्तेमाल कर लिया? 3 कोऑर्डिनेट। कितने में से? 3 में से। इसलिए क्या बन गया? ये 3 डायमेंशन। इसलिए जब भी 3 कोऑर्डिनेट हम लोग यूज करेंगे, एक्स वाई जेड, वाई नेगेटिव ले लें, जेड नेगेटिव ले लें, ये सब मिलकर के एक स्पेस बनाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेस कहते हैं। आप कहोगे सर स्पेस का मतलब क्या? नहीं कहते स्पेस, स्पेस सैटेलाइट, स्पेस व्हीकल, ड्रोन भी मूव कर रहा है स्पेस में, मॉस्किटो मूव कर रहा है स्पेस में, बर्ड स्पेस में। क्यों? हम मूव कर सकते हैं वैसे? हाँ, तब करेंगे जब हमको भी पंख लग जाए। क्यों? यह पोजीशन है, मान लो यहां, तो इसका पोजीशन यहां है। मान लो इसी बोर्ड में यहां पर एक इंसेक्ट फ्लाई कर रहा, हम पढ़ा रहे हैं, तो भाई ये बोर्ड का हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स, इसका वर्टिकल लाइन वाई। अब हमसे यहां से इसका डिस्टेंस क्या है? जेड है। क्या बन गए? 3 डायमेंशन। और उसी का नाम क्या है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस। समझ में आ गया? क्लियर? 100%। चलिए अब आ जाए वेक्टर। हाँ आ जाओ। नीड फॉर वेक्टर, वेक्टर्स की जरूरत क्यों है? क्यों वेक्टर हम लोग पढ़ते हैं? स्टेटमेंट ये लिखा, स्टेटमेंट पर नहीं जाते, बिल्कुल सिंपली समझते हैं। ये मान लो एक मॉस्किटो नेट है, और इस मॉस्किटो नेट पे यहां आप लेटे हुए, एक मॉस्किटो, एक मच्छर मच्छरदानी में आ गया,
पैर पे काटा, पैर पे ऐसे हाथ डाला, उड़ के यहां आ गया, ठीक। और अपने आप को तो लोग तमाचा नहीं मारते, लेकिन बाल मच्छर को मारने के लिए अपने आप तमाचा मार लिया, ठीक। मच्छर मरा नहीं, फ्लाई करके चला गया यहां कॉर्नर पे, फिर वहां से फ्लाई करके यहां आया, फिर पैर में काटा, परेशान होकर लास्टली मच्छरदानी ही बदल लिया। यही करते लोग, हटाओ दूसरा मच्छरदानी लगाते हैं, और नहीं तो फिर ऐसे ही सो जाते हैं, रात भर मच्छर काटता, दिन में ऐसे करते रहते हैं। कितने डायरेक्शन हो गए, इधर गया एक्स, मान लो वर्टिकली गया अप वाई, फिर आया जेड, फिर नेगेटिव वाई आया, फिर इधर मूव कर गया एक्स आ गया। कितने डायरेक्शन हो गए, बहुत सारे डायरेक्शन। इन सब को अकेला वेक्टर सिंप्लीफाई कर देगा। तो देखो क्या लिखा, इन वन डायमेंशनल मोशन, यदि हम पार्टिकल को मान लो सिंपली फ्री फॉल करा दे, तो y का कोऑर्डिनेट बदलेगा, कुछ भी ले लो, 5 4 6 कुछ भी, तो y का कोऑर्डिनेट बदल गया। तो y के या तो हम फ्री फॉल करा दें या किसी बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दें, तो दोनों कंडीशन में y का कोऑर्डिनेट बदल गया। तो जब y का कोऑर्डिनेट बदलेगा तो क्या बनेगा, 2 डायरेक्शन। इसी तरह से x का कोऑर्डिनेट बदल जाए, इसके भी 2 डायरेक्शन। 2 डायमेंशन में सर्कुलर पाथ है, कितने डायरेक्शन हो सकते हैं। यहां कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, एक्स वाई, यहां क्या लिखोगे, एक्स डैश वाई, यहां क्या लिखो, एक्स डैश वाई डैश। बहुत सारे डायरेक्शन बन रहे हैं। तो 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन है, मेनी डायरेक्शन है। इन सब को सिंप्लीफाई क्या करेगा, एक नया क्वांटिटी, और उस क्वांटिटी का नाम क्या है, वेक्टर्स है। इसलिए हम लोग वेक्टर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए सबसे पहले हम वेक्टर ही पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाए स्केलर्स और स्केलर क्वांटिटीज क्या है। क्या था कि दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, एंड नो डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड, इसको हम लोग स्केलर्स या स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली मान लो हम मास को 4 kg लिख रहे हैं, तो 4 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोग्राम इज द यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट यदि लिख देंगे तो वो क्वांटिटी स्केलर को रिप्रेजेंट करेगा। साइकिलिंग करते हुए आ रहे हो, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रहे हो, 10 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड किलोमीटर पर आवर इट्स यूनिट। इट मीन्स a scalar can be specified by a numerical value along with proper unit। न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दो, उसके साथ यूनिट को डाल दो, स्केलर रिप्रेजेंट हो गया। अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। लॉ ऑफ अलजेब्रा का मतलब है सिंपल कि 1 + 2 = 3। मान लो एक बैग लेकर के गए, 4 किलो आलू, 2 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर, सबको जोड़ दिया, लॉ ऑफ अलजेब्रा। तो टोटल वजन कितना पूछा, कोई तो बता दिए भाई 7 kg है, इसका मतलब लॉ ऑफ अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा का नियम लगेगा। अलजेब्रा का नियम क्या कहता है भाई, a + b + c = c + b + a, या 1 एम्पियर, या मान लो कि सिंपली यहां से एक 10 एम्पियर का करंट चला, इसमें चला गया कुछ, इसमें चला गया कुछ, इसमें 8 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर, तो 10 एम्पियर = 8 एम्पियर + 2 एम्पियर। लॉ ऑफ अलजेब्रा है।
आ गया समझ में? देखो यही चीज लिखा हुआ है, देखो स्क्रीन पे, एक एक चीज को देखते जाओ। पीडीएफ में भी सारा नोट्स बना के भेजा हुआ है। क्लियर? आगे बढ़े। देखो जब नहीं आए तो पूछना चाहिए। एक बच्चा आया था नहीं परसों, बाद में हमको पता चला कि वो तो केमिस्ट्री क्लास में आधा में ही चला गया। हमने उससे पूछा तुमको समझ में आ रहा है? यस सर समझ में आ रहा है, जबकि समझ में उसको कुछ नहीं आ रहा था। बाद में पता चला। तो हम झूठ क्यों बोले, क्यों मैनिपुलेट करें? सीधे नहीं समझ में आ रहा है सर, उसका रेमेडी है। कितना दिन तक झूठ बोलोगे? डॉक्टर पूछेगा मेडिसिन से कुछ फायदा? हाँ थोड़ा सा है, ठीक है चल रहा है। डॉक्टर मेडिसिन को कंटिन्यू कर लेगा, बाद में फायदा होता ही नहीं, घर आके बोलेगा। तो हम तो डॉक्टर से ही सारी बातें छिपाते हैं लोग। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने में क्या है यार, थोड़े शर्म है, या कोई सर्टिफिकेट थोड़े दिया रहा। अब कहता है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और उसको जोड़ने के लिए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगता हो। ठीक, डेफिनेशन हम छोड़ देते हैं, हम एक एग्जाम्पल देते हैं। ध्यान देना, आप गए 3 किलोमीटर पर आवर स्ट्रेट, फिर 4 किलोमीटर पर आवर परपेंडिकुलरली। हमने आपसे पूछा कि भाई आपका नेट वेलोसिटी क्या हुआ, नेट वेलोसिटी। तो किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर ये इतना हुआ, और किसी ने कहा कि सर इतना हुआ। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 7, जब ये 7 कहा तो ये सिंपली अलजेब्रिक सम बन गया। लेकिन जब इसका आंसर किसी ने कहा तो ये ऐसे आया, तो ये बन गया लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों फर्क है, दोनों फर्क है। ऊपर वाला कंडीशन किसके लिए रहेगा? स्केलर के लिए, और नीचे वाला कंडीशन वेक्टर के लिए। तब इसका मतलब ये स्पीड नहीं कहलाएगा, ये वेलोसिटी कहलाएगा। क्लियर? और जब ऐसे कंडीशन लिखेंगे तो ये स्पीड कहलाएगा। इसका मतलब वेक्टर के लिए 3 कंडीशन कंपलसरी है: मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आ गया? अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सिंपल, यदि हम 3 किलोमीटर पर आवर लिख रहे हैं, इसका मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट है। इसमें डायरेक्शन नहीं है। यदि हम लिख देंगे कि ये नॉर्थ टू साउथ है तो इसमें डायरेक्शन हो गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट प्लस डायरेक्शन तीनों होगा तभी वो वेक्टर बनेगा। तो लिखिए, देखिए यहां क्या लिखा है, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी स्पेसिफाइड ए न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स n along with proper unit means u and its direction means
नॉर्थ टू साउथ ये जो डायरेक्शन है, आया समझ में? इसलिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम ये सारे क्वांटिटी वेक्टर बन जाए। आ रहा समझ में? 100%। रिकॉर्डिंग में ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। अच्छा, दोबारा हो रहा है इसलिए। इसलिए नहीं कहते रिवीजन आदमी को परफेक्शन लाता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदा होता है। अब आ जाए, बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी हैं जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता, तब भी वो स्केलर है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन है, तब भी स्केलर है। जैसे एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, सिंपली मान लो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ध्यान देना, ये ऐसा एग्जांपल से पढ़ा है। जैसे बैटरी से करंट का फ्लो हुआ या इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, तो आप कहते थे कि भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट के अपोजिट हो गया, है ना? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट। ठीक, इसका मतलब ये एक इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन हो गया, जिसको हम लोग यूनिक भी कह सकते हैं। क्या कभी ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट के अलोंग हो जाए? नहीं होगा। उसका फिक्स है डायरेक्शन, डायरेक्शन बदल नहीं सकते हो। लेकिन अब हम लोग इसको, जैसे हमारे घर में 10 एम्पियर का सप्लाई है और ये 3 फ्लोर पे चला गया, 3 वायर, इसमें 2 एम्पियर, इसमें 3 एम्पियर और इसमें 5 एम्पियर। कौन सा रूल अप्लाई हुआ इसको ऐड करने में? लॉ ऑफ अलजेब्रा। इसलिए ये क्या बन गया? स्केलर बन गए, डायरेक्शन होने के बावजूद। ठीक, इसी तरह से देखो क्या लिखा है, an electric current has both magnitude and direction, but it is a scalar quantity. The reason is that laws of algebra are used to add electric current rather than laws of vector addition. Laws of algebra यूज कर रहे हैं किसके, जबकि हम लोगों को डायरेक्शन के लिए किसका यूज करना था? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, लेकिन वो हो नहीं रहा है, इसलिए यही रीजन है। टाइम, टाइम में भी डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन होता टाइम का? घड़ी की सुई कैसे घूमती? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता तो हम तो प्लानिंग बना रहे थे कि हम आपके बैचमेट हो जाएं, फिर से उसी एज में आ जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या है भाई? चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर, यही फिक्स है। पॉजिटिव चार्ज का बदल नहीं सकते तुम उसको, डायरेक्शन यूनिक हो गया। प्रेशर कब होता भाई? फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन फोर्स कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल नहीं, टेंजेंशियल नहीं, नॉर्मल। जब परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तभी प्रेशर होगा, जब हम फोर्स ऐसे लगाएंगे तभी प्रेशर होगा, ऐसे खींच देंगे तो प्रेशर नहीं होगा। हमेशा परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा तभी प्रेशर होगा। समझ में आया? क्लियर? नहीं, एक को प्रेशर वगैरह ही पढ़ा होगा तो क्या होता है, जैसे हम लोग थंब से या ऐसे प्रेशर, टेनिस बॉल पर प्रेशर लगाना हो तो फोर्स क्या होगा? नॉर्मली होगा। तो नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा तभी प्रेशर कहलाएगा, और नॉर्मल फोर्स का नाम है थ्रस्ट।
नॉर्मल फोर्स को हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ही प्रेशर होता है, इसलिए उसका भी डायरेक्शन फिक्स हो गया। लॉन्गिट्यूडनल के लिए प्रेशर नहीं बना, टेंजेंशियल के लिए नहीं बना, इसलिए वो सारे क्वांटिटी क्या बन गए, स्केलर बन गए। आ गया यहां तक समझ में? 100%। चलिए नेक्स्ट आ जाए, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली मैथमेटिकल पार्ट छोड़िए, ये वाला पार्ट समझिए। मान लो एक पार्टिकल ए से बी गया, ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है। हम लोग इसको वेक्टर के फॉर्म में, अब ये सिर है, ये बजरंगबली का पूंछ, तो इसलिए इसको हम लोग टेल कहते हैं, और ये हमारा हेड हो गया। अब इसी को हेड और टेल ना बोल के हेड की जगह नाम दे दिया टर्मिनल, और इसको हम लोगों ने नाम दे दिया इनिशियल। तो ए से बी, घर से यहां कोचिंग आ गए, तो इनिशियल हो गया होम और फाइनल हो गया कोचिंग। अब ए से बी लिख दिया, तो कहता ए से बी जब लिखेंगे तो ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी फाइनल है, तो बी के ऊपर एरो लगा दो। इसका वैल्यू ए के बराबर हो गया, मान लो ए के बराबर। तो कैसे रिप्रेजेंट किया? ए क्या है? अल्फाबेट है। इस अल्फाबेट के ऊपर एरो लगाया, इसको क्या कहते हैं? एरो। किसके ऊपर लगाया? ए के ऊपर। तो या तो अल्फाबेट ले लो, देखो क्या लिखा है, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल लेटर ऑफ अल्फाबेट, और उसके ऊपर क्या लगा दिया? बोल्ड फेस बाद में, विद एन एरो ओवर इट। उसके ऊपर क्या लगा दिया? एरो लगा दिया। ए के ऊपर एरो लगा दिया, वेक्टर बन गया। दूसरा, ये तो हमने आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया, यही यहां पर लिखा हुआ ए बी ए। दूसरा तरीका है, आपने ए के ऊपर एरो लगा दिया यदि हम एरो नहीं लगाना चाहें, हम टाइपिंग कर रहे हैं और टाइपिंग में बार बार इक्वेशन राइटर हमको नहीं आता है, हमको वेक्टर फॉर्म बनाना है। हैंड रिटन तो बिल्कुल ठीक है भाई, ए प्लस बी लिख दिया इज इक्वल टू सी लिख दिया, लेकिन हम चाहते हैं एरो ना लगाए, तो इसको बोल्ड कर देंगे, इसको भी बोल्ड कर देंगे, इसको भी बोल्ड कर देंगे, और एरो नहीं लगाएंगे। लेकिन ये तब होगा जब टाइपिंग वर्क कर रहे हैं, और जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, अपने हैंड रिटन लिखेंगे, तो ये वाला काम। इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। एनसीईआरटी में एरो नहीं लगाया है, एनसीईआरटी में सब जगह बोल्ड फेस यूज किया गया। क्लियर है? आ गया समझ में? तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। चलिए अब आ जाए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। आ रहा है समझ में? दिक्कत तो नहीं हो रही है तुमको? हो रही है दिक्कत? नहीं, ठीक, गुड। तुमको नहीं? फिर तुम थोड़ा डल, नासा उसा किया नहीं किया है? सुबह 7 o'clock से पहले ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए आदमी का, बहुत जरूरी है पढ़ने वाले लोगों के लिए। आप कभी फील करना, जिस दिन फास्टिंग होता हम लोगों का, उस दिन पढ़ पाते हो? दिक्कत होती है, एफिशिएंसी नहीं आता। वो होता क्या है कि हमारे बॉडी में जो फैट डिपॉजिट है, वो हमारा एनर्जी लॉस हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमको एक्सटर्नल एनर्जी मिलता नहीं है, तो जो एनर्जी स्टोर्ड है वो फैट बर्न में चला जाता है। इसलिए सुबह का ब्रेकफास्ट कंपलसरी है पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए।
कभी भी ऐसा नहीं सुने होगे कि बिना खाए हम खूब पढ़ रहे हैं। डाइट भी, हाँ, लिक्विड डाइट बैठ के पढ़ने वालों के लिए चाहिए। लेकिन आप तो साइकिलिंग भी कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, सब जगह इधर उधर पढ़ते हैं, तो सुबह ब्रेकफास्ट करके आना चाहिए। चलिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहला इक्वल वेक्टर्स, डेफिनेशन बाद में, पहले हम फिगर देखते हैं। फिगर क्या कहता है? चलो तुम बोलो, फिगर क्या कह रहा है? ए और बी दो वेक्टर है, क्या फिगर बता रहा है? सेम मैग्नीट्यूड, गुड। और डायरेक्शन भी सेम है, लेफ्ट टू राइट। इसका जितना लेंथ उतना ही इसका लेंथ, और डायरेक्शन भी सेम। सिंपल आ गया। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसलिए बन गई ये A इज इक्वल टू B। अब ये वाला कंडीशन आ जाए, क्या हुआ भाई? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इक्वल है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। A का लेंथ देखो अलग, अब B का लेंथ अलग। ये क्या कहलाएगा? अनइक्वल वेक्टर्स। तो डिफाइन भी कर सकते हैं, the vectors are said to be unequal if they have different magnitude and same direction। एक को डिफरेंट कर दो, एक को सेम कर दो, या दोनों डिफरेंट हो सकता है। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट आ जाए नेगेटिव वेक्टर। पहले देख लो, एक वेक्टर ऐसा है, अब क्या हुआ भाई? उल्टा हो गया। मार्कर ऐसे रखा था, उलट दिया। मार्कर ही है, मतलब मैग्नीट्यूड उतना ही, सिर्फ डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर दिया। जस्ट रिवर्स का मतलब भी समझेंगे। यदि हमने इसको एक्स डायरेक्शन में रिवर्स किया है तो ऐसे रिवर्स करेंगे या ऐसे करेंगे, लेकिन ऐसे रिवर्स नहीं कर सकते। समझ में आ गया? यदि ये जेड की तरफ है ऐसे, तो इधर ही रिवर्स होगा। ये रिवर्स ऐसे नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन रिवर्स हो जाए। चल नेक्स्ट आ जाओ, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड। अब ध्यान देना, ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, हमको नहीं समझ में आया। देखो ध्यान से, हम लोग सिंपली एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि आप घर से चले कोचिंग सेंटर, तो A टू B आए। अब आए साइकिलिंग से 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। क्या बोला हमने? 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो राइट साइड स्केलर है, नो वेक्टर। लेफ्ट साइड क्या है? फ्रॉम A टू B, डायरेक्शन है। क्या ये सही है? नहीं। इसको सही करना है, क्या करेंगे? AB, गुड, मॉडुलस ले लेंगे। अब लिखेंगे तो सही हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि जैसे ही मॉडुलस हटाएंगे इसके ऊपर का वेक्टर भी हट जाएगा। समझ में? तो मॉडुलस का मतलब हो गया उसका मैग्नीट्यूड, उसका टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू। इसलिए यहां पर देखो क्या लिखा है, जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। हो गया मेरा टाइम ना?
ठीक, गुड। ये असल हमारा शिष्य है, क्योंकि कल हम बता दिए थे कि हमारा टाइमिंग ऐसे से है। गुड, आ गया समझ में यहां तक? 100% हो गया। तो नोट्स कैसे बनाओगे? इन लोग का तो बना हुआ है, तुम कैसे बनाओगी बताओ? पीडीएफ से देख लोगे और एक बार वीडियो देख लेना फास्ट करके, और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और 100 लोगों को सब्सक्राइब करवा देना। अब वीडियो को वायरल कर दो। तुम तो वायरल करने में एक्सपर्ट है, केवी में तो बहुत वायरल होता है वीडियो। हाँ चलो ठीक है, कल हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, कल भी रिकॉर्ड कर देंगे जब तक कि हमारा कंप्लीट नहीं हो जाए। उसका भी हो जाएगा कंप्लीट, इसका भी हो जाएगा। चलो अब तुम्हारे ग्रीवांसेस सारे खत्म हो जाएगा, सारा हो जाएगा, चिंता मत करो। तुम 2 दिन पैनिक नहीं करना, आराम से आना।